नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड में आप जानते होंगे कि एक चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, है ना? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इसको हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आराम से पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 में ये पार्ट 1 वीडियो है, फिर उसके बाद पार्ट 2 आएगा और इसी तरह से हम लोग चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में। ठीक है, पहले क्या होता है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ये सब सारा चीजें, है ना? तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक तो बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है हमारा। सब ये चीज देखिए फटाफट। देखिए, आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। यदि हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे तो वो भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, बोलते हैं कि यहाँ पर कि हमारे नेचर में जितने भी है, प्रकृति में पाए जाने वाले, है ना, सभी तरह के जीव जंतु और पौधे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिंपल सा बात है कि इस यूनिवर्स में जितने भी प्लांट है और जितने भी एनिमल्स है, इस सारे चीज को क्या बोलेंगे हम ना, सारे जीव जंतु और पौधे को मिलाकर क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जंगलों के जानवर होते हैं, खेती में उगाई जाने वाली फसलें होती है ना, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो, जितने भी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सब शामिल होते हैं। ये सभी जीव रूप आकार उसका काम करने में अलग अलग होते हैं। यानी सारे चीज जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, सारी चीज का है एकदम नेचर अलग है, उसका शेप अलग है, काम अलग है, हर चीज अलग है। तो यही चीज है बेसिक। और हर सब एक दूसरे पे क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं, है ना? बात समझ में हर एक मतलब जो है ना, एक फूड चेन में आप पढ़े होंगे कि एक दूसरे पे क्या होता है? डिपेंड होता है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो इसी को बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बोला जाता है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि इस पिक्चर्स में आप देखिए, आपको क्या दिख रहा है? इस पिक्चर्स में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ एनिमल्स को भी देख पा रहे होंगे। और यदि इस पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे तो आपको एक पौधा नजर आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब क्या है सर, इस चैप्टर में आप बेसिकली ये पढ़ेंगे कि फ्लोरा क्या होता है और फोना क्या होता है। बहुत बार आप ज्योग्राफी में ये टर्म देखेंगे, फ्लोरा और फोना। देखिए मेरे भाई, यदि इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाएं तो देखिए यहाँ पर, हालांकि हम आपको ट्रिक भी बता देंगे कि डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना। देखिए मेरे, फ्लावर, सॉरी, फ्लोरा, फ्लोरा यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर फ्लोरा का मतलब क्या होता है कि फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ। यदि आपको दिख पा रहा होगा, हाँ, फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है कि प्लांट लाइफ ऑक्यूरिंग इनटू द पर्टिकुलर रीजन ऑन अ टाइम। समझ रहे हैं? और यहाँ पर फोना का मतलब क्या है सर? फोना का मतलब क्या है कि ऑल द एनिमल लाइफ। समझ रहे बात कि फ्लोरा क्या होता है और फोना क्या होता है? चलिए हम आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से आसानी से समझेंगे कि फ्लोरा एंड फोना क्या है। देखिए, फ्लोरा, फ्लोरा में एफ आ रहा है, फ्लोरा, फ्लावर वाला फील आ रहा है। और फ्लावर मतलब क्या होता है? ये प्लांट होता है। और बाकी फोना, फोना से आप बोना को फील कर सकते हैं। बोना, बोना क्या होता है? बंदर। समझ में आ रहा है? तो बोना से आप क्या कर सकते हैं? मतलब बंदर यहाँ पर पिक्चर्स दिख रहा है तो आप इससे समझ जाइए कि ये क्या है? ये जीव जंतु वाले, मतलब ये कैटेगरीज है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर लिखा है कि फोना इज द ऑल ऑफ द एनिमल्स लाइफ एनी पर्टिकुलर रीजन ऑन द टाइम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यही चीज यहाँ पर बताया भी गया है कि फोना क्या है? फोना इज द ऑल ऑफ द एनिमल्स लाइफ। और यहाँ पर बताया गया कि फ्लोरा क्या था? फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ ऑक्यूरिंग इनटू द पर्टिकुलर रीजन ऑन द टाइम। तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे फ्लोरा क्या है, फोना क्या है, क्योंकि ये सब सारा चीज अभी आपको हम बताने वाले हैं क्या चीज है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर आपको चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना? अब यहाँ पर देखिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। देखिएगा, आप जैसा कि जानते हैं, बोलता है यहाँ पर, यदि आप चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यदि आप सबको दिख रहा होगा, यदि आप बोलेंगे तो मैं आपको पीडीएफ यहाँ से भी ऑन करके दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ से यदि ऑन हो जाए तो एक मिनट रुक जाएंगे आप। हाँ, यहाँ पर देखिए ये चैप्टर है। यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिए, इस सारी चीज को बताइएगा और बाकी हम आपको सारे फोटो भी देख के आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। देखिए, बोलता है कि वी शेयर दिस द प्लैनेट, है ना, वी शेयर दिस प्लैनेट विद टू द मिलियंस ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि क्या बोलता है मेरे भाई कि आप जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से हम समझा देंगे, एक एक चीज बाई लाइन पढ़ेंगे हम लोग कि वी शेयर दिस। देखिए, बोलता है यहाँ पर कि वी शेयर दिस द प्लैनेट, है ना, विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द बैक्टीरिया, है ना, रिंचेस, बनियान ट्री, है ना, एलिफेंट्स, ब्लू व्हेल्स, यानी सारी चीज। यानी क्या बोला जा रहा है सर? हमारी पृथ्वी पे ना,
हमारे पृथ्वी पे छोटे से छोटे जानवर लेकर और बड़े से बड़े जानवर सारे यहाँ पर रहते हैं इस पृथ्वी पे, ठीक है। छोटे से छोटे जानवर की बात करें तो वो भी रहते हैं और बड़े से बड़े जानवर वो भी रहते हैं, यहाँ पर वही चीज बोला है यहाँ पर हमारे प्लांट, ठीक है। This entire habitat that we live into the has to the immense biodiversity। और बहुत सारे ये जो बायोडाइवर्सिटी मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत सारे जो विविधताएं आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे प्लांट भी रहते हैं मेरे भाई और बहुत सारे एनिमल्स भी जाते हैं, ठीक है। यदि आप इस चीज को यहाँ पे भी आप देख पाए तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर इस चीज को आप यहाँ समझिए। देखिए हमारे इस आसान भाषा में आपको समझना है तो आप सभी हमारे हमारे इस पृथ्वी पर हम अकेले नहीं रहते हैं, ठीक है। हम अकेले नहीं रहते भी तो पता ही आपको, हमारे साथ में करोड़ों तरह के जीव जंतु रहते हैं। बात करें यदि छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, आपको इसी पृथ्वी पे मिल जाएंगे भाई, है ना। और यदि बात करें हम लोग कुछ पौधे का तो लिंचेस भी मिल जाएंगे, बनियान ट्री भी मिल जाएंगे, अदर ट्री भी है, आप जिसको जो भी ट्री का बात कर रहे हैं। यदि जानवर की बात करें तो हम लोग एलिफेंट, ब्लू व्हेल्स ये सारे भी मिल जाएंगे, है ना। ये सारी दुनिया मिलकर एक बड़ा सा जीवन जाल बनाती है जिसे इकोलॉजिकल सिस्टम से कहते हैं, और सब मिलकर क्या बनाते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट है। बात समझ पा रहे हैं, है ना। और इस सिस्टम में हर जीव का अपना एक रोल होता है, अपना एक काम होता है, हर जीव का अपना, बैक्टीरिया का भी काम है, एलिफेंट का भी काम है, हर जीव का एक अपना अपना काम होता है, ये चीज तो आप समझ गएंगे। और सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे, है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, हवा को साफ करते हैं। अब बोलेंगे सर प्लांट का काम ही क्या होता है, आप जान पा रहे होंगे जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन को जो है प्लांट से ही हमें मिलता है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब क्या करते हैं, हवा को साफ करने का काम करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और ये पानी को भी क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं प्लांट्स, ठीक है। और मिट्टी को क्वालिटी बनाए रखते हैं जिससे हमारा खाना भी वहां पर उगता है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, बोलता है कि वी शेयर दिस प्लैनेट विद टू द मिलियन ऑफ अदर विंग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द बैक्टीरिया, लिंचेस एंड द बनियान ट्री। यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं और ब्लू व्हेल्स भी रहते हैं, बड़ा से बड़ा जानवर बोले आप, छोटा से छोटा जानवर, सारे चीज रहते हैं, ठीक है। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव हैज टू द इमेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, और ये मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं। We humans along with to the all living organism from to the complex web of the ecology, और बहुत सारे ये जो जाल है ना, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स जो है इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, which we are only the part of the very much depend on this the system। और हर एक पार्ट, ये जो भी पार्ट है एक दूसरे पे मेरे दोस्त क्या रहता है, ये डिपेंड रहता है, बात समझ रहे हैं, एक दूसरे पे ये क्या करता है, डिपेंड रहता है ऑन दिस द सिस्टम ऑफ आवर एक्सिस। फॉर एग्जांपल में देखा जाए तो यहाँ पर बोलता है कि प्लांट, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर। समझ रहे, ये क्या करता है, रिक्रिएट करता है एयर ऑफ द क्वालिटी लाइफ का, है ना। और जो भी आप सांस ले रहे हैं, वी ब्रीथ रिक्रिएट एंड द वाटर एट द ड्रिंक, जो भी आप पानी पी रहे हैं, है ना, सारा चीज। वी सॉइल दैट इज द प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट द सर्वाइव। और इसके बिना हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यही चीज हमने आपको बताया कि इसके बिना हर सिस्टम में क्या है कि हर सिस्टम में हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। और पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा को क्या करते हैं, ये साफ भी करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि soil that has the produce our food without which we cannot the survive। जैसा कि जानते हैं कि हमारे इसी इकोसिस्टम का पार्ट क्या होता है, ये मिट्टी, है ना, मिट्टी होता है, मिट्टी की क्वालिटी को बनाए भी रखता है जिससे हमारा क्या होता है, वहां पर खाना उगता है। यदि सॉइल नहीं होगा अच्छा तो आप वहां पर खाना नहीं बना मतलब उगा सकते हैं, आपका कोई भी प्लांट भी नहीं वहां पर उगेगा, मतलब समझ रहे हैं। सॉल्टी चीज है, यहाँ पर मिट्टी अच्छा नहीं है, वहां का मिट्टी की क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो वहां पर वो प्लांट्स नहीं उग पाएगा, है ना। क्योंकि हर एक प्लांट को उगने के लिए एक सब मतलब अलग प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़ती है, सॉइल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बात समझ रहे हैं। तो हर चीज एक दूसरे पर डिपेंडेबल है और डिपेंड होकर ही फिर आगे चीज हम लोग का एक क्या बनाता है, इकोसिस्टम का एक वेब बनाता है। क्लियर यहाँ तक। और यदि ये सब ना हो तो इंसान जिंदा भी नहीं रह पाएगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है इस पैरा में, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। द इकोलॉजिकल सिस्टम दिस वेयर आर आल्सो टू द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन विच इज द अदर लिविंग बिलोंग डिपेंड, और सारे चीज एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, यदि अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बोलता है यहाँ पर फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है। ये चीज हमने आपको बता दिया कि फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर बोलता है कि इफ यू लुक अराउंड, यदि आप अपने आसपास में देखेंगे मेरे दोस्त तो क्या देखेंगे, you will be able to find that there are to the some animals and the plants are the unique in your area। यदि आप अपने आसपास में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपके आसपास में ना कुछ ऐसे प्लांट है, ये कुछ ऐसे एनिमल्स है जो भाई बहुत बहुत ही यूनिक है, वो सब जगह नहीं मिलते हैं, बहुत ही यूनिक है। आप समझिए कि इस पृथ्वी पे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो सिर्फ आपके एरिया में मिलते हैं, बात समझ रहे हैं। या कुछ ऐसे एनिमल्स है जो कि मतलब वो कुछ खास पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलते हैं,
वैसा और कहीं नहीं देखने को मिलता है, समझिएगा, यूनिक है। अच्छा, बोलता है इनफैक्ट इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इनटू द टर्म ऑफ द वास्ट एरे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और यदि बात करें हम इंडिया में, तो हमारा इंडिया बहुत ही रिचेस्ट है, बहुत धनी कंट्री है इस मामले में कि यहाँ पर ना भांति भांति के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जानवर है, बात समझ रहे हैं। जैसे भारत में छपरी लोग कभी कमी नहीं है, बहुत सारे लोग ही है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो यानी वैरायटी वैरायटी के जो बदमाश होते हैं ना, मतलब लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो इसी तरह से समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी भांति भांति के पेड़ पौधे भी बोले तो ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं कि मतलब कहना ही नहीं। और यदि हम जानवर की बात करें तो जानवर भी मेरे भाई क्या है कि बहुत सारे जानवर है, बात समझ रहे हैं, बहुत भी जानवर है ना, छोटा से छोटा लेकर बड़ा से बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जिसका आप तो नाम ही नहीं जानते होंगे, बहुत सारे प्लांट भी ऐसे हैं जिसका नाम नहीं जानते होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत ही अलग देखा जाता है बायोलॉजी। और दिस इज द पॉसिबिलिटी ट्वाइस टू थ्राइस इन द नंबर येट बी द डिस्कवर। और जो बोलता है कि जितना भी आप देख पा रहे हैं ना, उसका 2 से 3% तो भैया मतलब 3% तो वह 2/3 ही है, मतलब वो बहुत सारा तो अभी तक हम लोग खोज ही नहीं कर पाए हैं, जान ही नहीं पाए हैं उसका नाम, बात समझ रहे हैं, ये चीज है। और बोलता है कि देखिए यू हैव टू द ऑलरेडी स्टडी इनटू द डिटेल अबाउट टू द एक्सटेंट एंड द वैरायटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया। अब यहाँ पर एक्सटेंट वर्ड आ रहा है, देखिए ध्यान से। मान के चलिए कि आप आम खाते होंगे, मे बी आपको आम अच्छा लगता होगा, ठीक है, अच्छा तो मुझे को भी लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि आम का भी कुछ वैरायटी होता है। मतलब सर आप बताना क्या चाह रहे हैं? बताना हम ये चाह रहे हैं कि आम का कुछ वैरायटी होता है मेरे भाई। जैसे 1-2 वैरायटी हम मान के चलते हैं कि जर्दालू आम भी होता है ना, कृष्णभोग भी होता है, मालदा आम भी होता है, समझ रहे हैं, ये एक किस्म होता है। अब मान के चलिए कि एक समय के बाद वो जो वैरायटी है जर्दालू आम का वो खत्म हो जाए, मिलना ही बंद हो जाए, है ना, कृष्णभोग आम मिलना ही बंद हो जाए, तब फिर आप क्या करेंगे? वो चीज तो नहीं मिलेगा ना, बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आम का वो किस्म जो है ना, जर्दालू हुआ या फिर उसको बचाए रखना है, क्योंकि यदि वो खत्म हो जाएगा ना, वो मतलब तो फिर आगे आने वाले फ्यूचर वाले को वो जर्दालू आम देखने को मिलेगा नहीं। जैसे आज यदि हम बात करें नीलकंठ का, नीलकंठ एक पक्षी है, शायद आप जानते होंगे, नीलकंठ बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, नील गाय बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कुछ ऐसे जानवर जैसे डायनासोर सॉरी आई थिंक डायनासोर आपको देखने को नहीं मिलेगा, पहले थे, एक्सटेंट हो चुके हैं, बात समझ रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ चीज है जो अब विलुप्त होते जा रहे हैं, उसको बचाए रखना है मेरे भाई। यदि नहीं बचाए रखेंगे तो वो कुछ दिन के बाद दिखेगा नहीं, बात समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो चीज यहाँ पर बोलते हैं एक्सटेंट होते जा रहे हैं, द वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया। तो बोलता है यू हैव टू द रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस द रिसोर्स इन आवर डेली लाइफ। और ये सब जितने भी चीज है ना, इसका एक अपना इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में, बात समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर है, आप बोलेंगे जानवर से मेरा कोई लेना ही देना नहीं, है ना, जानवर शेर नहीं ही रहे तो क्या हो जाएगा। आप देखिए मान के चलिए कि शेर नहीं रहे, मतलब टाइगर या मतलब ये सब नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे जानवर है जो फिर बहुत ज्यादा आगे, मतलब इस जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अब वो एक दूसरे को खाएंगे, है ना, तो ये बैलेंस बना रहेगा, बात समझ रहे हैं। तो हर चीज का एक अपना इंपॉर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम में। अब मान के चलो कि हम ही नहीं रहे तो भी दिक्कत है ना। तो बात समझ रहे कि नहीं? अच्छा तो बताइएगा बाकी कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने में कितने ऐसे लोग हैं, है ना, थोड़ा हाजिरी लगाइएगा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, आप बताइएगा भैया हाँ हम भी चिकन खाते हैं और थोड़ा सा बैलेंस बना कर रखते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ स्टूडेंट भी है जो हाथ उठा रहे हैं कि हाँ सर हम लोग भी जो इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। आप बताइए मतलब आप नहीं चिकन खाया जाएगा तो क्या होगा, पता चला कि कुछ दिन के बाद पूरा चिकन बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो उसको खा खा के बेटा ये लोग बैलेंस बना के देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बता रहे हैं, बैलेंस बना के रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया, ठीक है। कंजर्वेशन फॉरेस्ट, इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर कि फ्लोरा का मतलब क्या होता है, पौधा होता है, और फोना का मतलब क्या होता है, जानवर होता है, जैसा कि हम आपको बता भी दिए थे। यहाँ पर देखिए हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे पौधे और जानवर मिलते हैं, ऑफकोर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, है ना। बोलता है कि इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा क्या है, विविधता वाले कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर भांति भांति के क्या मिलते हैं भाई, भांति भांति के पेड़ पौधे मिलते हैं, और साथ ही साथ फ्री में छपरी लोग भी मिलता है, एक लेवल 1 लेवल 2 सब लेवल का मिलता है, समझ में आ रहा है। आप किस लेवल के बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए अभी तक लड़की लोग को भी देखते होंगे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, थोड़ा मेकअप उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा, कभी कभी ओवर भी हो जाता है, तो लेवल है, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से ये सब भारत में देखने को मिलता है, समझ में आ गया। चलिए तो अभी तक जितनी भी प्रजाति मिली है बता दिया, 2-3 गुना ज्यादा प्रजाति अभी भी क्या हुआ, डिस्कवर ही नहीं हुआ भारत में जितना, समझ रहे हैं। समझ लीजिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर हम जितना छपरी को जानते हैं, बहुत सारा छपरी को तो अभी तक नाम ही नहीं जान रहे, ऐसा भी है। तो समझ में आ गया होगा, तो यही सब चीज बताना चाह रहे हैं। एनीवे इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। बोलता है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऑफकोर्स हम बता दिए आपको, क्योंकि आप डिपेंड भी किस पे रहते हैं मेरे भाई,
आप पेड़ पे रहते हैं या तो पौधे पर रहते हैं, समझ रहे हैं, सॉरी पेड़ पौधे और जानवर दोनों पे रहते हैं, समझ रहे हैं। जो वेजिटेरियन है वो पेड़ पौधे पे रहते हैं, है ना, बात समझ रहे हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो आप बोलेंगे कि हम तो सर चिकन पे डिपेंड रहता है। अरे मेरे भाई, चिकन बकरी ये सब भी क्या करता है, पेड़ पौधा का ही पत्ता खाता है, समझ रहे हैं। तो हर आदमी एक दूसरे पे डिपेंड है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी चैनल में नए हैं तो भैया लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो ठीक ही है, फिर आगे बढ़ जाते हैं यहाँ तक। चलिए, अब यहाँ चीज तो हम आपको बता ही दिए, थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, कंजर्वेशन एंड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इंडिया। भैया कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज को संरक्षित करना, कोई चीज को बचाना। अब बचाना क्यों है, यहाँ से एक सवाल क्रिएट होता है कि सर क्यों बचाए, है ना, क्यों बचाए। देखिए क्यों बचाएंगे, कंजर्वेशन इन इंडिया, यदि आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पर दिख पा रहा है क्या, नहीं दिख पा रहा है तो हम आपको यहाँ पर दिखा भी देते हैं, यहाँ देख लीजिए। चलिए, यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए, बोलता है कि कंजर्वेशन इज द बैकग्राउंड ऑफ द रैपिड डिक्लाइन ऑफ द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि कंजर्वेशन इज द बैकग्राउंड। यदि आप कंजर्वेशन की बात करें तो इसका क्या हुआ है, क्यों बचाना पड़ा है सर, रैपिड तरीके से। रैपिड मतलब होता है रैपिडो, आप सुने होंगे हमारे देश में रैपिडो भी है। रैपिड का मतलब होता है, रैपिडो मतलब बहुत तेजी से, बहुत तेजी से क्या हुआ है सर, सर ये डिक्लाइन हुआ है। आप क्या देख रहे हैं, डिक्लाइन, बहुत तेजी से क्या हुआ है मेरे भाई, डिक्लाइन हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत डिक्लाइन मतलब होता है घट जाना। क्या घटा है सर, क्या घटा है सर, ये डिक्लाइन हुआ है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का, और साथ ही साथ बहुत सारे फॉरेस्ट का। आप देख पा रहे होंगे आपके जहां पर बहुत पहले यदि आप जहां पर रह रहे होंगे तो वहां पर आप देखते होंगे हरा भरा पेड़ पौधा था, लेकिन आप देख रहे हैं जहां भी बिल्डिंग पे बिल्डिंग, रोड पे रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, सब जगह बनते जा रहा है, और भैया पेड़ पौधा कटते जा रहा है। बात समझ रहे हैं, ये तो बेसिक चीज है, आप जानते होंगे। बहुत सारे जानवरों को मतलब मारा जा रहा है, समझ रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ भी घट रहा है, और मतलब फोना और फ्लोरा दोनों घट रहा है, समझ रहे हैं। अच्छा, तो हैज द बिकम टू द एसेंशियल, और इस चीज के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये एसेंशियल है कि भैया इसको बचाया जाए। अब समय आ गया, बट व्हाई डू वी नीड टू बी द कंजर्व आवर द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। लेकिन भैया ये जरूरी क्यों है, बताइए। ठीक है, घट रहा है तो घटने दीजिए, है ना, क्या दिक्कत है, क्यों जरूरी है। बोलता है कि कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द अदर लाइफ, मतलब अदर लाइफ, आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। भैया कंजर्व इसलिए करे ना, क्योंकि इसलिए करे क्योंकि हमारे इकोलॉजिकल में जो डाइवर्सिटी है वो बना रहे। बात समझ रहे, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे पे डिपेंड है, हर चीज इको, मतलब ये जो है ना फूड वेब में आप पढ़े होंगे, ये इस पे डिपेंड है, वो उस पे, हर चीज का एक अपना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वाटर, एयर या सॉइल, किसी ना किसी चीज में आपको ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी हमने आपको बता ही दिया कि आपको आम का एग्जांपल बता के कि भैया वो क्या है, जर्दालू आम, है ना, तो वो जर्दालू आम को नहीं बचा के रखा जाए जेनेटिक्स को, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आप देखेंगे कि भाई कुछ समय के बाद हमारा जो आने वाला जनरेशन, हमारा जो आने वाला चुन्नू मुन्नू होगा, ठीक है, कहीं उस तक भैया ये सब आम मिले ही नहीं, समझ रहे बात। तो जर्दालू आम हुआ, ये सब हुआ, वो सब बचा के रखना है, आपको एग्जांपल बता रहे हैं। तो इसीलिए जेनेटिक सिस्टम जो है ना, डाइवर्सिटी जो है उसको बचा के रखना है, समझ रहे कि नहीं। तो ये चीज, अब मान के चलिए कि इंसान पॉपुलेशन कर रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन कर रहा है, सब आदमी ये सोच रहे हैं मेरे को रिप्रोडक्शन करना ही नहीं है, क्या हो जाएगा, एक समय के बाद भाई इंसान दिखेगा ही नहीं इस पृथ्वी पे। हर आदमी अपना उम्र चलेगा, मर जाएगा, मर जाएगा। इसके बाद फिर डायनासोर की तरफ, पता नहीं शायद कोई इस पृथ्वी पे फिर होगा, बोलेगा कि एक था मानव, समझ रहे हैं, हम लोग दिखेंगे ही नहीं, समझ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मान के चलिए। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स को भी बचाए रखना है, ताकि बेटर ग्रोथ हो पाए उस स्पीसीज का, बहुत ही अच्छा से उस चीज का क्या हो पाए, ग्रोथ हो पाए। और ब्रीडिंग का आप जानते हैं ना, ब्रीडिंग में भी आप जानते होंगे, डॉग में ब्रीडिंग होता है, ये ब्रीड, वो ब्रीड, वो ब्रीड, समझ रहे हैं, उस तरह से क्रॉप्स में ब्रीड होता है, समझ रहे हैं, उस ब्रीड को बचाए रखना ताकि वो आगे चलकर फिर वो मल्टीपल होते रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर बोलता है कि एग्रीकल्चर वी आर टू द स्टिल, है ना, डिपेंड्स आर टू द ट्रेडिशनल क्रॉप। आप जैसे जानते हैं कि चावल का भी बहुत सारा ले ले तो कतरनी है, बहुत सारा क्रॉप्स है, मतलब ये चावल का। लेकिन आप साथ के सभी कि ठीक है, हम लोग के पास हाई यील्ड सीड तो आ गया है, जिसपे हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मान के चलिए मेरे भाई कि आपके पास ट्रेडिशनल क्रॉप्स ही ना रहे, ठीक है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स ना रहे तो फिर क्या हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स नहीं रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रीड ना मिलेगा सर, ठीक है, वो वैरायटी ना मिलेगा, जैसा कि अभी हम आम के बारे में बता रहे थे। तो उसको बचाए रखना है, इसलिए कंजर्व करना है, आप समझ रहे हैं। अभी आप बोल रहे थे कि क्या ही फर्क पड़ेगा, तो फर्क ये पड़ेगा कि फिर वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। बोलता है कि इसी तरह से फिशर्स का एग्जांपल ले ले, टू आर टू द हेवीली डिपेंड, है ना, ऑन टू द मेंटेनेंस ऑफ टू द इक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी।
अब हम लोग देखें यदि मछलियों को भी, तो आप देखें उसका भी एक ट्रेडिशनल है, हम लोग मेंटेन्स कर पा रहे हैं क्या बोलते हैं इक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, ये सब मछली का एग्जांपल है। अब देखिए ये बात जब आया तो देखिए 1960 का टाइम है एंड टू द 1970 में कुछ जो लोग थे जो मतलब पर्यावरण को लेकर जो सोचना चाह रहे थे कि नहीं इसके विचार पे एक काम होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब क्या कर लेते, ये डिमांड कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा इनको फिक्र था कि नहीं मतलब अच्छा होना चाहिए। तो 1960 से लेकर 1960 से लेकर 1970 तक उन्होंने एक डिमांड किया था सरकार के कि देखिए भाई, सरकार से डिमांड किया था, क्या डिमांड किया था कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है, नेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन होना चाहिए, एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए। मान के चलिए कि आप ऐसा नहीं कि आप आए और पेड़ काट दिए सारा चीज, हम किसी भी जानवर को मान के चलिए अभी मेरे को हंटिंग करने का मन होगा तो हम लाइन का हंटिंग कर दे या एनिमल्स का हंटिंग कर दे, तो भैया एक नेशनल लेवल पे एक रूल बनना चाहिए था, नेशनल लेवल पे नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो सरकार से ये उम्मीद किया जा रहा था कि इसको कीजिए द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तो ये चीज भी हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर ये सरकार से इन्होंने ये डिमांड रखा कि ऐसा हो जाए, ठीक है, और इसके लिए एक्ट एक पास होता है इम्प्लीमेंट 1972 में, याद रखिएगा कब, 1972 में ये मतलब एक्ट जो है पास हो जाता है विद द वेरियस प्रोविजन फॉर टू द प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। इसमें अलग अलग तरह की चीज में इसमें बात की गई थी, क्या बात कही गई, एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ टू द प्रोटेक्टेड स्पीसीज ओनली टू द पब्लिक। इसमें एक्ट में बताया गया कि नहीं भैया सारे चीज को, सारे जानवर को क्या किया जाएगा, इसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टूवर्ड्स टू द प्रोटेक्टिंग एंड टू द रिमेनिंग पॉपुलेशन, ताकि क्या हो पाए, जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है ना मेरे भाई, है ना, जो बचे हुए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भी यहाँ पर इंडेंजर स्पीसीज, हाँ जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर कि प्रोग्राम वाज टूवर्ड्स टू द प्रोटेक्टिंग अप टू द रिमेनिंग पॉपुलेशन, यानी चलिए कुछ तो खत्म हो गए, ठीक है, ये तो हम मानते हैं कि कुछ जानवर खत्म हो चुके हैं, लेकिन भाई कुछ जो अभी भी बचे उसको तो रोक लो आप, है ना, बात समझ रहे, तो इसको क्या करना है पॉपुलेशन को, ठीक है, जो कि अब धीरे धीरे वो किस कैटेगरी में जा रहा है, इंडेंजर स्पीसीज बाय टू द बीइंग हंटिंग, है ना, गिविंग टू द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ देयर टू द हैबिटेट। मतलब भैया क्या हो रहे थे, अब क्या हो रहे थे कि वो मतलब जो कुछ जानवर थे वो कहाँ जा रहे थे, वो जा रहे थे कहाँ पर, वो विलुप्त के कगार पे जा रहे थे, इंडेंजर कैटेगरीज में जा रहे हैं, ठीक है, अब है ही नहीं, मतलब कुछ कुछ है जानवर, लेकिन उसको भी आज हंटिंग कर देंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा भैया, वो फिर विलुप्त हो जाए, आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सरकार बोलती है कि ठीक है भैया हम लाते हैं 1972 में एक एक्ट लाते हैं, ठीक है, यहाँ से एक सवाल भी आया सीरियसली, याद रखिएगा, और इंडिया लिस्ट पर आती है प्रोटेक्टेड स्पीसीज की, भैया इसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब इसके लिए क्या क्या इन्होंने प्रावधान रखा सरकार ने, ये देखिए सबसे लेवल एक नंबर पे इन्होंने क्या किया भाई, कि ये रीस्ट्रिक्टिंग मतलब ट्रेड इनटू वाइल्ड लाइफ, यानी बहुत टाइम में पहले क्या होता था, आप जहां से ज्यादा शायद जानते होंगे कि बहुत लोग किसी जानवर का खाल को बेचते थे, है ना, शेर का स्किन को बेचा जाता था, समझ रहे हैं, तो बोला जाता है ये जो ट्रेड हो रहा था ना वाइल्ड लाइफ लोग का, कि कुछ जानवर को जो बेचा जा रहा था, खरीदा जा रहा था, इस चीज पे रोक होना चाहिए, तभी लोग क्या करेंगे, मतलब ये हमारा जो विलुप्त हो रहे हैं कुछ जानवर वो बचे रहेंगे, ठीक है। और इसको जो है मतलब हंटिंग पे भी बैन लगाया गया है ना, हंटिंग यहाँ पर लिखा गया, देख लीजिए, हंटिंग गिवन द लीगल प्रोटेक्शन। और मान लीजिए हम आप बोल रहे हैं कि देखिए लीगल प्रोटेक्शन मतलब हम बोलेंगे कि आप हंटिंग मत कीजिए, नहीं मानिएगा, लेकिन सरकार यदि उस पर लीगल एक्शन ले ले कि नहीं भाई जो हंटिंग करेगा उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, तब है, समझ रहे हैं। तो ऐसा टाइप का कानून जो है भैया एक सेंट्रल लेवल पे भी बनता है, और मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड टू द एस्टैब्लिश नेशनल पार्क्स एंड टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब इस चीज को लेकर जो है हमारे केंद्र सरकार भी जो थे उस समय इन्होंने सोचा हाँ बात तो सही है, यदि हम नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा, ऐसा केंद्र सरकार भी सोचने लगे और ऐसा राज्य सरकार भी सोचने लगे, बहुत सारे राज्य ने, और इसके लिए उन्होंने कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो क्या कर दिए, एस्टैब्लिश कर दिए, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने से फायदा क्या होगा, आप ऐसे समझिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देंगे तो इससे ये फायदा होगा मेरे भाई कि वहां पर वो जो जानवर है ना उसको हमसे कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी अपना खुल सकते हैं, खुल के अपना चल मतलब कहीं इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब उस पे क्या होगा कि हम वहां पर बहुत जाएंगे लेकिन उसमें कुछ हंटिंग नहीं कर सकते, बहुत सारा नियम कानून रहेगा, है ना, बात समझ रहे हैं, तो वो अपना रिप्रोडक्शन भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग को बहुत सारा चीज कुछ करना है कुछ नहीं करना है, और कुछ एरिया तो ऐसा होता है कि रिस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब हम लोग को जाना ही नहीं है ना, तो उस पर सरकार पूरी निगरानी रहती है ताकि वो अपना वंश को क्या कर पाए, उसका मल्टीपल जो है रिप्रोडक्शन हो पाए और वो आगे बढ़े, एक्सटेंड ना हो पाए, यहाँ से विलुप्त ना हो पाए, बात समझ। इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो है यहाँ पर बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड किए हैं, पार्क किए हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये चीज बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट आवर टू द प्रोटेक्टिंग, ताकि स्पीसीज जो एनिमल्स है विच वेयर टू द ग्रीवली थ्रेटेड, मतलब जो होता है इंक्लूडिंग टू द टाइगर
वन हॉर्न राइनोसोरस, कश्मीर टैग, स्टैग, ये सब हंगूल, ये सब सारे चीज को हम आपको एक बार पिक्चर्स में ही दिखा देते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर यदि ये सब चीज देख लेंगे तो ये चीज हम आपको बता ही दिए कि क्यों करना चाहिए यहाँ पर, और एक एक करके हम आपको एनिमल्स दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले तो ये हमने बता दिया। आपसे सवाल आएगा कि भैया प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, तो 1 अप्रैल 1973, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, इसमें शेर भी थे, है ना, उसमें। इसके बाद आप देख रहे हैं चिंकारा, ठीक है। ये चिंकारा कहाँ पर थे, मतलब चिंकारा एक हिरन की तरह ही दिखने वाला है, आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, अभी हम आपको दिखा भी देंगे चिंकारा, ये ठीक है। तो ये भी जानवर थे, इस सबको प्रोटेक्ट किया गया, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है, इसको हंगुल भी बोला जाता है, और ये क्या है, हंगुल है और कश्मीर स्टैग भी है, ठीक है। हंगुल और कश्मीर स्टैग भी है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्रोकोडाइल्स का 3 कैटेगरी होता है, ठीक है। 3 कैटेगरी होता है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, है ना, ये हम आपको बता भी देंगे। और एशियाटिक लाइन भी है ना। ये सारी चीज को प्रोटेक्ट किया गया था। ब्लैक बग है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो ये सारे चीज को क्या किया गया है, यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है। स्नो लिपर्ड है, ये सब सारी चीज को प्रोटेक्शन दिया गया है, ताकि क्या हो पाए, ठीक है, ताकि इस चीज को प्रोटेक्शन दिया पाए, प्रोटेक्शन दे, ताकि इस चीज को कोई जो है फिर से जो है लोग हंटिंग ना कर पाए। सरकार इस पे पूरी निगरानी रखी है, ताकि इस पे कोई हंटिंग ना करे, कोई इसके स्किन को ना बेचे, कोई खरीद बिक्री ना कर पाए। तो ये सब चीज है, यहाँ पर सारा चीज आप देख लीजिएगा कि क्रोकोडाइल का भी यहाँ पर 3 कैटेगरी है मेरे भाई, है ना। क्रोकोडाइल का भी यहाँ पर 3 कैटेगरी है, देख लीजिए यहाँ पर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल भी है, एशियाटिक लाइन भी है ना। क्रोकोडाइल का 3 कैटेगरी है, यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, एक तो फ्रेश वाटर में रहने वाला, है ना, क्रोकोडाइल, एक सॉल्ट वाटर में क्रोकोडाइल रहता है, और एक तो घड़ियाल वाला, ठीक है। तो एशियाटिक लाइन भी है, यहाँ पर देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द रिसेंटली इंडियन द एलिफेंट, ब्लैक बग हमने दिखाया आपको, चिंकारा, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी दिखाया आपको, स्नो लिपर्ड, ये सब भी सारा चीज हमने दिखाया। फुल ऑफ द पार्टी बोलता है कि पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन, आपको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया सरकार, ताकि इस पे कोई हंटिंग ना करे, बैन ना कर पाए, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये हमने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट नहीं बताएं, ठीक है। टाइगर इज द वन ऑफ टू द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इनटू द फ्यूरल इन द वेव 1973। देखिए, जैसा कि जानते हैं कि पूरे जानवर में सबसे मेन आदमी किसको माना जाता है, टाइगर को। और भैया टाइगर को ही आप हटा देंगे तो फिर सारे छोटे छोटे जानवर का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बोलता है कि नहीं, टाइगर को 1973 में क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, ठीक है। बोलता है कि अथॉरिटी रियलाइज दैट, कि उन्होंने जो भी थे सरकार के जो अंग थे, उन्होंने क्या रियलाइज किया, कि भैया टाइगर का पॉपुलेशन जो है ना, टाइगर का पॉपुलेशन बहुत घटते जा रहा है, समझ रहे हैं। टाइगर का पॉपुलेशन 1827 हो गया, ठीक है। लेकिन पहले कितना था, 55,000। आप समझ पा रहे हैं, 55,000 इतना पहले टाइगर था, और घट के कितना हो गया था, 1827, ठीक है, 1827, समझ लीजिएगा। तो ये टर्म जो हुआ ना एक सेंचुरी में, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय बना कि ये धीरे धीरे बढ़ते जाए। हालांकि आज के डेट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कितने टाइगर है, ठीक है। भारत में कितने टाइगर, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी करंट में कितने हैं, याद रखिए, भारत में, ठीक है। द मेजर थ्रेट ऑफ टू द टाइगर पॉपुलेशन आर टू द नंबर्स, मतलब बहुत सारा चीज। अच्छा सर, ये टाइगर का संख्या इतना घटा क्यों, 1827 से 55,000 के, मतलब ये जो 55,000 था, इससे घटकर ये 1827 आया क्या, ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि सर घट गया होगा। देखिए, एक बात समझिए, क्यों आया प्रोजेक्ट टाइगर, ऐसा भी सवाल आ सकता है आपको। इसलिए आया मेरे भाई, क्योंकि भैया आप समझिए कि बहुत सारे इसके कारण थे, बहुत सारे का। सबसे पहला तो बहुत था कि पोचिंग ऑफ टू द ट्रेड, मतलब ये जो खरीद बिक्री हो रहे थे ना जानवर के खाल का, शेर के स्किन्स का, तो ये कहीं ना कहीं इसमें था, है ना। श्रिंकिंग हैबिटेट, और उसका मतलब श्रिंकिंग हैबिटेट मतलब वही चीज होता है कि मान लीजिए कि जहां पर ये टाइगर रह रहा था, आपने क्या कर दिया, उसका एरिया को ही मतलब जंगल झाड़ को हटा दिया, आपने वहां रोड बनाना स्टार्ट कर दिया, आपने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उसका एरिया क्या हो गया, सिमटते गया, बात समझिएगा, सिमटते गया। अब वो मतलब खुल के जी नहीं पा रहा है, तो ये मतलब क्या हो गया, सिकुड़ते गया उसका एरिया, बात समझ रहे हैं। और डिप्लेशन ऑफ टू द प्रे, अच्छा मान के चलिए कि हमने बताया कि हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेबल रहता है, कि मैंने बताया कि फॉरेस्ट यदि सिकुड़ रहा है तो बहुत सारे ऐसे जानवर होंगे जो मरते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अब शेर किस पे डिपेंड रहता है, शेर भैया प्लांट पे डिपेंड नहीं रहता है, शेर अदर एनिमल्स पे डिपेंड। अब जो चीज खाएगा, मतलब शेर जिस चीज पे डिपेंड था वही नहीं है ना, शेर जिस पे डिपेंड है वही जानवर नहीं है, तो आप समझिए वही जानवर नहीं है, तो फिर वो रहेगा कैसे, बात समझ रहे। तो इसका दो भी रीजन हुआ कि पहला तो सर उसका घर ही छोटा होते जा रहा था, और घर छोटा होते जा रहा था तो वो जिसको खा रहा था वो भी हटते जा रहा था, इससे शेर को खाना भी नहीं मिल रहा था, बात समझ रहे। तो ये भी रीजन था। और टाइगर के स्किन को जैसा कि जाते हैं बोन्स को ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, मतलब ये सब जो है वो पारंपरिक जो है स्पेशली इनटू द एशियनिक कंट्री में ये पर बहुत ज्यादा ये सब चीज का खरीद बिक्री था, तो इस चीज के लिए यहाँ पर रोक लगाया गया, ठीक है। अब जैसा जानते हैं कि इंडिया और जो नेपाल है हमारा देश,
है ना, इंडिया और नेपाल प्रोवाइडिंग टू द हैबिटेट अबाउट द 2/3 ऑफ टू द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन। यानी भारत और नेपाल की यदि बात करें तो यहाँ पर 2/3 लगभग पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में जितना भी टाइगर है इसका इंडिया और नेपाल में है। अब इन दोनों देश ने सोचा कि नहीं भाई इस पे एक हम लोग लीगल एक्शन लेते हैं, तो दोनों गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं इस पे एक एक्शन लेंगे और फिर काम करेंगे। इससे क्या होगा मेरे भाई, तो इसलिए उन्होंने क्या लाया, प्रोजेक्ट टाइगर। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लाया गया, ऐसा क्या मजबूरी था कि भैया ये संख्या जो है ना नहीं लाया जाता तो 1827 से भी संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाता। वेल पब्लिश वाइल्ड लाइफ कैंपेन, इसके लिए बहुत सारा कैंपेन से स्टार्ट किया वर्ल्ड लेवल पे 1900 लॉन्च किया। 1972 को टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन द व्यू ओनली वन एफर्ट सेव द इंडेंजर स्पीसीज। मतलब कि इंडेंजर स्पीसीज जितने भी है ना भाई, सारी चीज को क्या करना है, सारी चीज को मतलब जो है कंजर्व करना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। बट विद आप थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, तो ये चीज हमने आपको बता दिया। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही रखेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक चीज और आपको यदि दिखा देते हैं, यदि यहाँ पर एक मिनट रुक जाएंगे। हाँ, ये चीज तो हमने बता ही दी आपको कि हाँ इसकी ये भी हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर हमने बता दिया आपको, और ये चीज हम एक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आपको कि इसके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है मींस ऑफ प्रिजर्विंग द बायोटाइप्स ऑफ द स्टेट। मतलब इसके लिए फिर सरकार ने क्या किया, बहुत सारे कुछ नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश किए। ठीक है, नेशनल पार्क और सेंचुरीज बताएं। प्रोजेक्ट टाइगर तो हमने आपको बता दिया, बट विथ इक्वल इंपॉर्टेंस हैज टू द मींस ऑफ टू प्रिजर्व द बायोटाइप्स। मतलब इसके लिए सरकार ने सोचा कि नहीं भैया, जैसे हमने बताया कि आपको भारत और नेपाल सरकार ने सोचा कि नहीं कुछ कुछ जो है एक स्टेप उठाना चाहिए। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसके लिए कुछ कुछ जो है कुछ नेशनल पार्क बने हैं। यहाँ पर देखिए आपसे एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आ सकता है। देखिए जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है बाबू, उत्तराखंड में पड़ता है। हम आपको पिक्चर्स भी दिखा देंगे, पहले एक बार देख लीजिए फटाफट। देखिए जिम नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। ठीक है, सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ पड़ता है बाबू, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल। बांधवगढ़, बांधवगढ़ एमपी में पड़ता है, याद रखिएगा। सब नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। सारा पिक्चर में भी दिखा देंगे, याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारिस्का, सारिस्का पड़ता है राजस्थान में। सारिस्का कहाँ पड़ता है, राजस्थान। सारिस्का राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। मानस, मानस टाइगर रिजर्व पूछे तो असम में। कहाँ पर, असम। मानस कहाँ पर है, असम। ठीक है, और पेरियार जो होता है ना, पेरियार, ये पेरियार पड़ता है केरल में, केरल में। तो इसके लिए रिजर्व किया गया इंडिया में। ठीक है, चलिए हम आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं ताकि आपको पिक्चर्स के फॉर्म में बहुत ज्यादा इजी याद रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नंबर पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको सारे पार्क भी दिखा देते हैं ताकि याद रखे। देखिए हमने आपको बताया कि जिम नेशनल पार्क, जिम कार्बेट कहाँ पर पड़ता है वो, जिम कार्बेट पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पर पड़ता है वो, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। चलिए एक नंबर पे ये चीज सब बता दिए। देखिए बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है वो। कहाँ पर पड़ता है ये एमपी में पड़ता है, याद रखिएगा। एमपी में बांधवगढ़ पड़ता है, एमपी में। एग्जाम में आएगा तो आप लिख दीजिएगा। इसके लिए क्यों क्यों बनाया गया, ताकि भैया कोई टाइगर पे अटैक ना कर पाए, कोई इसका खरीद बिक्री ना कर पाए, कोई इसके स्किन को बेच ना पाए, समझ रहे, इसके लिए उन्होंने बनाया। ठीक है, अब ये सारिस्का बता दिए बाबू, सारिस्का कहाँ पड़ता है। ठीक है, सारिस्का राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ जाइए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है मानस, मानस नेशनल पार्क दिख रहा होगा। कहाँ पर है भैया, ये है असम में। कहाँ पर, असम में। ये भी हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर पेरियार दिख रहा है, पेरियार टाइगर रिजर्व। भैया क्या किया गया, क्यों किया गया, देखिए क्योंकि इस पे कोई हंटिंग ना कर पाए मेरे भाई, शिकार ना कर पाए। पहले राजा महाराजा का बहुत शौक हुआ था। ठीक है, एक केस तो आप जानते ही होंगे सलमान खान का, है ना, काला हिरन वाला, बहुत फेमस हो गया। तो अब तुम लोग भी करके देख लेना, भैया जेल चल जाओगे। ठीक है, तो ये केरला में पड़ता है पेरियार। ठीक है, यहाँ पर और कुछ है क्या, हाँ ये बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है, देखिए बांधवगढ़ अभी हम बताए थे, देख रहे हैं यहाँ पर एमपी का, मध्य प्रदेश का ये पर्यटन स्थल है। क्लियर है यहाँ तक। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पूछेगा ये कहाँ पर है, देख लीजिए ये एमपी में है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।